न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तेजस्वी की शिक्षा पर आज भी सवाल बोले मंत्री अशोक चौधरी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दोहराया जाति जनगणना का वादा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस से अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस स्वयं मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान भेंट किया। ये सम्मान न केवल दोनों देशों के बीच गहराते राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को भी दर्शाता है। ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व मैं समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी की शिक्षा पर आज भी सवाल बोले मंत्री अशोक चौधरी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी द्वारा रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान पर भी की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा, तेजस्वी यादव उस समय हाफ पैंट पहनकर घूमते थे जब मृणाल जी राजनीतिक में सक्रिय थे और चुनाव लड़ रहे थे। ये अलग बात है कि वे जीत नहीं सकते, लेकिन राजनीतिक सक्रियता कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तेजस्वी की शैक्षणिक योग्यता पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज भी उनकी शिक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, फिर भी वे उप मुख्यमंत्री बन गए। चौधरी का ये बयान तेजस्वी यादव की राजनीतिक समझ और अनुभव पर निशाना माना जा रहा है। अच्छा, तो कम से कम ये हमको बताइए कि सायन कुणाल पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? आपको कुछ कहना है प्रेस को बुला करके तो आप अपने बात को कह रहे हैं। जिस रामविलास पासवान के दामाद के बारे में बोल रहे हैं, जब क्या नाम है, हमारे तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन कर घूमते थे, तब से मृणाल जी राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि वो चुनाव जीते नहीं, लेकिन वो चुनाव में पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। तो आप तो का क्या है, आप तो
उम्र का भी आपका पता नहीं था, आपके एजुकेशन का भी पता नहीं है, तब तो आप उप मुख्यमंत्री बन गए। और मृणाल जी लड़ रहे हैं रामविलास पासवान जी के साथ उस समय से, जब रामविलास पासवान जी का पार्टी था, फिर पार्टी टूटा, उस समय से मृणाल जी चुनाव में एक्टिव हैं। जब आप हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तो मृणाल जी का मामला समाप्त हुआ। अब इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ही इज सन इन लॉ ऑफ रामविलास पासवान। दूसरा आइए, किशोर कुणाल मेरे दामाद के बारे में बोले, तो मेरे दामाद किशोर कुणाल के बेटा फर्स्ट हैं। हमारा तो 21 साल हुआ है भाई ब्याह कराए हुए, 1.5 साल। और वो LLB और LLM हैं, महावीर मंदिर के ट्रस्टी हैं। तो उनके बारे में आप प्रश्न उठा रहे हैं, जिन्होंने लालू यादव के विष के खिलाफ उनके छाती पर रहकर महावीर मंदिर का निर्माण कराया, 9 अस्पताल का निर्माण कराया। महावीर कैंसर जो देश में सेकेंड लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है। तो आप उनके किशोर कुणाल के सब कामों को और उनके बेटे होने का बता दिए, क्योंकि अशोक चौधरी के दामाद हैं। और दूसरी बात कि सायन कुणाल हमारे चलते नहीं हुए मेंबर, गलतफहमी में नहीं रहे लोग। सायन कुणाल भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बने और RSS के कोटे से बने। तीसरी बात, दीपक जी के बारे में उन्होंने उनकी पत्नी के बारे में कहा। उनकी पत्नी AA में, इग्नू में काम की, कॉरपोरेट में काम की, और अगर महिला आयोग में कोई चेयरमैन तो नहीं हुई, मेंबर बनी। अगर इतने ताकतवर थे, आपके जैसा अगर लोग रहता तो आपके पिताजी राजनीति में आए तो हटे तब पत्नी को बना दिए, पत्नी हटी तो आपको बना दिए। काहे आप उप मुख्यमंत्री बन गए? MY का कॉम्बिनेशन है, किसी मुस्लिम को काहे नहीं आप बना दिए? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दोहराया जाति जनगणना का वादा। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जाति जनगणना को लेकर पार्टी के रुख को दोहराया है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की मांग सबसे पहले हमारे नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने उठाई थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मांग को लगातार आगे बढ़ाया। अवधेश प्रसाद ने स्पष्ट किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी प्रमुख वादे के रूप में शामिल किया। उन्होंने कहा, हमारे लिए घोषणा पत्र केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक पवित्र वादा है। अखिलेश यादव ने 2012 में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया और आगे भी हम अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के तहत कई जातियों को अब भी उनका हक नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम जाति आधिकारिक जनगणना आवश्यक कराएंगे। जातीय जनगणना की सबसे पहले मांग अगर किसी ने किया है तो माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। यही नहीं, जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे 22 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे देश का लोकसभा का चुनाव 24 में रहा हो, हमारी पार्टी ने जातीय जनगणना चुनाव का जो पार्टियां अपना पेश करती हैं, दस्तावेज कहिए या घोषणा पत्र कहिए, तो हमारी पार्टी के लिए चुनाव घोषणा पत्र तो उसी तरह से एक पवित्र दस्तावेज है, एक पवित्र ग्रंथ है, जिसको सरकार आने पर जो भी बातें चुनाव घोषणा पत्र में कही जाती हैं
उसका अक्षरशः पालन किया जाता है। 12 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में बात कही थी, सरकार आने के बाद 12 से 17 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी। चुनाव घोषणा पत्र में जो भी बातें कही गई थी, अक्षरशः उसका अनुपालन हुआ है। उसी तरह जातीय जनगणना के बारे में 12 के चुनाव में, 22 के चुनाव में और लोकसभा के 24 के चुनाव में प्राथमिकता के आधार पर चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का पूरी तरह से चुनाव घोषणा पत्र में बल दिया गया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो इस देश में हम जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना कराने से ही तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के प्रेम्बिल में अधिकार दिया गया है। लेकिन आज अफसोस है कि संविधान के लागू होने के 75 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स है, मूलाधिकार है, उसका अनुपालन नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि जातीय जनगणना जब निष्पक्ष रूप से हो जाएगी देश में, तो वंचित लोग जो हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, आजादी का फल उनको नहीं मिला है, उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा। एक जो जोर देने वाली बात है कि जातीय जनगणना निष्पक्ष रूप से अधिकारियों को करनी चाहिए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। केंद्र से हर परियोजना में सहयोग। सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच मजबूत समन्वय को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, हमें हर कदम पर केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है। जैसे जैसे हम दिल्ली के विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, केंद्र हर परियोजना में हमारा समर्थन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों की भी सराहना की और कहा कि राज्य और केंद्र के बीच तालमेल आज पहले से कहीं अधिक मजबूत है। रेखा गुप्ता की अनुवाई में बनी दिल्ली की भाजपा सरकार ने बीते 100 दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और अंधोर संरचना को लेकर कई नए पहलू शुरू किए हैं, जिसमें से कहीं केंद्र सरकार की भागीदारी रही। इसी तरीके से आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं जो पहले दिल्ली में लागू नहीं थी, उसमें हमें पूरा केंद्र का सहयोग मिला। हमने आरोग्य मंदिर खोले, हमने एक एक चीज, यहाँ तक कि जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें भी अमृत 2 के माध्यम से केंद्र ने फंडिंग की। हर प्रोजेक्ट में केंद्र कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली के साथ में काम पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। पर फर्क इतना है कि केंद्र के 11 साल और अब दिल्ली के 100 दिन मिलकर एक और एक 11 जैसा फील होता है। इकट्ठा लगता है, संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें सरकारों से होती है, वो अब डबल गति के साथ में आगे चल पा रही है। और अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझती हूँ कि आगे आगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दिल्ली में जितने भी टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण से लेकर है, चाहे यमुना सफाई का है, कूड़े के पहाड़ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जल और बिजली का है, हर चीज़ पे बेहतर काम हो पाएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगी। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजीव चंद्रशेखर का कांग्रेस पर तीखा हमला। राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, भारत के लोग राहुल गांधी की कांग्रेस की राजनीति को लिम्बाबुर में होते देख रहे हैं। प्रियंका गांधी यहाँ प्रचार के लिए आई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की उन विरोधाभासी नीतियों पर एक शब्द भी नहीं कहा जो एक और संविधान की बात करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने विकसित लिम्बाबुर के विजन के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लिया है और ये चुनाव विकास बनाम दिशाहीन राजनीति की लड़ाई है। No candidate, something like. Look, I think the people of India must closely follow the politics of Rahul's Congress that is being played out here in Nilambur, and this is a very, very glaring example of the kind of politics that the Congress is doing all over the country. Priyanka Gandhi Vadra, the dynast of the royal family of the Congress, came yesterday to Nilambur to campaign, and she has no word to talk about the obvious contradiction, the hypocrisy and the double standards of a Congress party that waives the constitution on one hand and gets into political alliance with separatist terror supporting organization called Jamaat-e-Islami. She has no shame in waiving the constitution on one hand and on the other hand doing active politics and mainstreaming a separatist organization called Jamaat-e-Islami. The second, the fraudulent Congress politics, the extent to which they can go, the desperation to which they can go. Priyanka Gandhi Vadra comes here, does not say a word about the people's of Nilambur's problems, the future of the youth of Nilambur, the problems that the people face in their highways, in the railways, in their hospitals, in their sports stadiums. Not one word of the problems of a constituency that she is an MP of and that has given the Congress party 43 years of opportunities to serve the people. Instead, she comes here and talks about Gaza and Iran as if the people's problems here, Nilambur's people's problems don't matter, and only the problems of Gaza and Iran matter because of a certain fraudulent, vicious, petty appeasement politics. And the third question to Priyanka Gandhi that people of India should ask is, when leaders in the Congress party have called Jamaat-e-Islami dangerous terror organizations like Oomen Chandy, the former Chief Minister, the Congress Chief Minister of Kerala, why is Rahul's Congress today getting into a political alliance with them? Mainstreaming organizations like Jamaat-e-Islami simply because they are desperate for politics is dangerous for the people of Nilambur, is dangerous for the people of Kerala, and is dangerous for the entire country because of all of the radicalization that Jamaat-e-Islami represents. Jamaat-e-Islami, please remember, is an organization that invited Hamas to speak to the youth of Kerala. Please remember, Jamaat-e-Islami is the organization that supported Ajmal Kasab, the terrorist from Pakistan. Please remember, Jamaat-e-Islami, the party that is now in bed with the Congress party, is an organization that did not speak one word against Pakistani terrorists when the recent killings in Pahalgam. So this openly appeasement, desperate politics of Rahul's Congress, going into a political alliance with a known terror organization or a known radical organization like Jamaat-e-Islami is a fact that the people of India should know and expose the double standards and the lies and the opportunistic politics of Congress. As far as the BJP is concerned in Nilambur, we have put forth a vision of Vikasita Nilambur, which is a big part of Vikasita Kerala vision that we have built for Kerala and its people. We believe that all the people of Kerala and all the people of Nilambur deserve development, deserve jobs, deserve opportunities and deserve investments. And that is our vision and that is what we have put forward. And we are working hard to convince the people of Nilambur that we need change in Nilambur and we need change in Kerala. See, LDF and UDF saying... No,
look, BJP is a late comer to Nilambur because for many years and decades, LDF and Congress have dominated this constituency. For 60 years, where there have been elections in Nilambur, 43 years people have given opportunities to the Congress to serve them, and 17 years to the left. Both these parties today have done nothing for the people, and instead both of them are only interested in appeasement, desperately dangerous appeasement politics. The LDF is tied up with PDP and the Congress is tied up with Jamaat-e-Islami. Because they know that is the only way they can get votes. They cannot get votes on the back of their work because they have not done any work. They cannot get votes on the back of any goodwill because they have not earned any goodwill from the people. They have done nothing in the last 60 years. Even today, there is only one train from Trivandrum to Nilambur. There is the highway to connect Nilambur is in a bad state. The district hospital is in a bad state. People have no homes. Homes are crumbling in the rains every season. So therefore, there is a huge amount of despondency in Nilambur that these two parties have not been able to address. That is why the BJP is putting forth a vision of Vikasita Nilambur. Advocate Mohan George, our MLA candidate, is a man who has served the people, who has worked very hard for the people's benefit, and we believe that if he is given an opportunity for the next 7 months, because this term only is for 7 months, he will very quickly, rapidly develop 3 major projects: the highway project, the railway project, and the cancer hospital project. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद राज्य सरकार की संवेदनशील पहल। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद गुजरात सरकार ने त्वरित और संवेदनशील प्रतिक्रियाएं देते हुए राहत और पहचान से जुड़े व्यापक प्रयास शुरू किए हैं। सरकार की ओर से स्वास्थ्य और प्रशासनिक टीमें तैयार की गई है ताकि पीड़ितों की पहचान डीएनए मिलान के जरिए तेजी से हो सके और शवों को सम्मानपूर्वक उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। इस कार्य के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज ने एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया है जो शोक संतप्त परिवारों को हर प्रकार की सहायता और जानकारी उपलब्ध करा रहा है। पीड़ितों के शवों और परिजनों के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए 190 से अधिक एम्बुलेंस और 590 से ज्यादा कर्मियों की तैनात किया गया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में जल्द चलेगी ग्रीन हाइड्रोजन बसेस, बोले हरदीप पुरी। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा, मैं रेखा जी और उनके पूरी कैबिनेट को बधाई देना चाहता हूँ। 100 दिनों में अच्छा काम हुआ और कई नई मील के पत्थर स्थापित किए गए। पुरी ने इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मेहनत को भी सराहा और कहा कि दिल्ली को अब एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय सरकार मिल सकती है। दिल्ली में अपने जन्म को याद करते हुए उन्होंने कहा, 2 करोड़ से अधिक आबादी वाला ये शहर अब वाहनों का नहीं, काम का मंच बन चुका है। हमें जो करना है वे अब करना होगा। पुरी ने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक स्थिति की समीक्षा कर रही है और भारत के पास पर्याप्त ऊर्जा भंडार और उत्पादन क्षमता है। आने वाले समय में दिल्ली की सड़कों पर ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसें दौड़ेगी। जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको और उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने जो 100 दिन में सिर्फ काम जो किया उसके लिए बधाई नहीं, पर आने वाले समय में जो उन्होंने यात्रा के माइलस्टोन्स रखे हैं उसके लिए मैं समझता हूँ। और थोड़ी सी इसके बारे में अपने दिल की बात और बताऊंगा, पर उससे पहले मेरे साथ हमारे पार्टी के अध्यक्ष सचदेवा जी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने मेहनत की और बहुत वर्षों के बाद दिल्ली में एक पर्पस ओरिएंटेड सीरियस सरकार बनी और मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी बहुत वर्ष पहले, आप सब नहीं थे उस समय, पार्टीशन के कुछ ही वर्ष बाद,
और मैंने दिल्ली को देखा, जब दिल्ली की आबादी उस समय 11-12 लाख थी, फिर शरणार्थी आए, बगल वाले जब बंटवारा हुआ उसकी आबादी बढ़ी, अब बढ़ती बढ़ती 2 करोड़ से अधिक हो गई है। इसलिए ये जो ट्रिपल इंजन सरकार हमारी बनी है केंद्र में, तो मोदी जी के 11 साल की जो योजनाएं हैं उनकी सफलता, उनके आंकड़े आप सबको मालूम है। उसके साथ साथ अब दिल्ली में और अभी एमसीडी में, इसलिए मैं समझता हूं हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके बाद। ये तो हमें विकास का जो काम है और दिल्ली का जो ड्यू है, जो दिल्ली वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दैट, उसको पूरा करके बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मुझे और भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज देखिए जो मैं यहाँ पे इंथुजियाज्म देख रहा हूँ, मैं तो कार्यालय में बहुत वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पुराना संबंध विद्यार्थी परिषद के साथ है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, पर जो मैं अभी इंथुजियाज्म देख रहा हूँ, और इस समय इंटरनेशनल सिचुएशन जो है उसके बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने 11 साल में किया और आने वाले 2029 तक और उसके आगे भी जो हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में जब उन्होंने दायित्व संभाला कितनी $2 ट्रिलियन की थी, आज $4 ट्रिलियन की है। अब एक कुछ लोग चिंता करते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल टेंशन के कारण, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम इसमें ऑलमोस्ट डेली रिव्यूज कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी सिचुएशन है, हमारे पास वी हैव एनफ स्टॉक्स, हमारा अपना प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, देखिए। और आने वाले समय में हमारी जो एनर्जी सिचुएशन है, किसने सोचा था 2014 में जब हमारी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग 1.4% थी कि आज हम 20% ब्लेंडिंग तक पहुंच जाएंगे। किसने सोचा था ग्रीन हाइड्रोजन जो एक फ्यूल ऑफ द फ्यूचर माना जाता था, उसको कब होगा। अभी बहुत बड़ा IOCL ने टेंडर इशू किया पानीपत रिफाइनरी में, और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन की बसें चलेंगे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने नई क्लीन नई इलेक्ट्रिक बसेस भी की हैं। मैं तो सोचता हूं इलेक्ट्रिक तो अच्छी हैं, उसके साथ फ्लेक्सी फ्यूल की तरफ भी जाएं, क्योंकि जब तक टोटल ग्रिड ग्रे है तो इलेक्ट्रिक का फायदा है, पर अल्टीमेटली जाके तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की बसेस पे। और दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है, ये विश्व भर में एक बहुत ही शानदार शहर है जिसका इतिहास है, कल्चर, एंड इट्स अ ग्रेट फ्यूचर। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की 20 साल बाद साइप्रस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी साइप्रस यात्रा के दौरान कहा कि ये यात्रा भारत और साइप्रस के संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ है। उन्होंने कहा ये 2 दशक से अधिक के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी का मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने साइप्रस से नेताओं से मुलाकात की। निवेश, व्यापक, डिजिटल सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में कई नई संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड्स, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है
और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिशूर के चालकुंडी में पेड़ गोदाम में भीषण आग। केरल के त्रिशूर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कूड़ी इलाके में एक पेड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि उसे पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते गोदाम में रखा करीब 5 करोड़ रुपए का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र के गांधी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी मंत्रियों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़े अस्पतालों का दौरा करने का निर्देश दिया था। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हो। इस कड़ी में किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रेड्डी ने बताया कि अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यहाँ कोविड रोगियों की पूरी तैयारियां हो गई है। उन्होंने प्रशासनिक अमले की तत्परता की सराहना भी की। फिलहाल कोविड मामलों की संख्या में कोई बढ़ा उछाल नहीं देखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार सावधानी और सतर्कता के साथ पहले से तैयार रहना चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स को आदेश दिया गया अपने अपने पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र के अंदर अपने अपने प्रांतों में जो बड़े हॉस्पिटल्स है हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि देश में अलग अलग जगह कोविड का केसेस देखते हुए सभी हॉस्पिटल्स जरूरत पड़े तो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए ठीक व्यवस्था है नहीं। और जो पीएम केयर्स के द्वारा जब देश में कोविड का स्थिति ज्यादा था, जब सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट्स को एस्टैब्लिश किए थे, वह प्लांट्स काम नहीं कर रहे क्या स्थिति है, उसमें और रिपेयरिंग करने का जरूरत है क्या, पूरा अपडेट करने का जरूरत है क्या, ऐसा देखने के लिए भी आदेश दिया है। इसी दृष्टिकोण से मेरा पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र के अंदर इस बड़ा गांधी हॉस्पिटल देखने के लिए आज आया हूं। सभी हॉस्पिटल में पीएम केयर्स का जो बड़ा प्लांट्स 2 प्लांट्स लगाए, 2 प्लांट्स भी ठीक तरीके से लगातार काम कर रहे हैं पीएम केयर्स के द्वारा। और हॉस्पिटल का जो सुपरिटेंडेंट और आरएमओ अदर सीनियर ऑफिशियल्स ने अश्योर किया है जो भी कोविड का सिचुएशन है तो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से हम पूरा तैयार है, मगर ऐसा स्थिति नहीं है, कोई डरने का जरूरत नहीं है, ऐसा भी बोले लोग। इसी दृष्टिकोण से और अलग अलग पेशेंट से मिलके हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है, पेशेंट्स का कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कैसा सैनिटेशन है, क्या नया नया डिविजन्स कैसा डिपार्टमेंट्स कैसा खोल रहे, ये सब देखने के लिए भी सभी लोगों के बीच में लगभग 2 घंटा इस हॉस्पिटल में मैं देखभाल करने के लिए घुमा हूं। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।